आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बड़े एक शानदार टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में, जिसकी सबसे अधिक डिमांड थी। काफ़ी लोगों ने ऐसे कमेंट किया था कि सर प्रीपोजिशन को हमने बहुत बार पढ़ा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है। ये स्पेशली कुछ कमेंट करने वाले बच्चे थे जैसे बिट्टू, बाबू, सलोनी, मीना, अंकित, संदीप, मोहित। काफ़ी लोगों का कमेंट था और काफ़ी लोगों का इक्वल था कि प्रीपोजिशन हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरी तरफ से एक पूरी पूरी तरीके से मैं गारंटी आपको दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं विशाल कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी में। मैं इस चैनल में इंग्लिश के ब्रांड स्किल को डेवलप कराता हूँ। मैं हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर का नया क्लास अपलोड करता हूँ जिसमें ग्रामर की डेप्थ नॉलेज दी जाती है। अगर पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंग्लिश के ब्रांड नॉलेज को डेवलप कर सकें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियोज़ को अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आए टॉपिक को शुरू करते हैं हम। देखिए प्रीपोजिशन को हम पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन स्पेशली दो शब्द के मिलने से बना है, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अगर हिंदी अर्थ इसका लें तो इसका अर्थ होता है स्थिति। मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। और पोजीशन कभी भी होता है तो सिर्फ दो का हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एक बार फिर से समझिएगा, पोजीशन अगर कभी भी होता है तो पोजीशन सिर्फ दो यूनिट का हो सकता है, या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड, यानी किसी पोजीशन के पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए फिर समझते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति होता है, प्री मतलब पहले होता है। पोजीशन कभी भी होता है तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन का होता है, और किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको हम। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कहता है कि प्रीपोजिशन कभी भी लगता है तो प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। कभी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है ये, और ये अपना रिलेशन दर्शाता है दूसरे शब्दों से। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और दूसरे शब्दों से अपना संबंध दिखाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल को समझते हैं हम। एग्जाम्पल बड़े शानदार तरीके से समझिएगा। देखिए पहला दिया है कि देयर इज़ अ फैन ओवर आवर हेड। हमारे सर के ऊपर एक पंखा है। इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में आप समझिए कि इसमें दो यूनिट को इंडिकेट किया गया है। सबसे पहला है देयर इज़ अ फैन, एक पंखा है। एक पंखा एक अलग थिंग है, अलग वस्तु है, अलग चीज़ है। और आवर हेड, हमारा सर, एक अलग चीज़ है। हमारे सर में और इस पंखे में कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके पहले, आवर हेड के पहले एक शब्द ओवर आया है। ओवर आकर ये बता रहा है कि पंखा तो है लेकिन हमारे सर के ऊपर है। हमारे सर और पंखा में कोई रिलेशन नहीं है। हमारा सर अलग चीज़ है, फैन अलग चीज़ है, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ओवर आकर ये बता रहा है कि हमारे सर और ऊपर वाले सीलिंग फैन के बीच में जो गैप है उसके लिए स्पेशल वर्ड ओवर आया है। मतलब हमारे सर और पंखा का बीच में जो गैप है उस गैप को ढकने के लिए आ गया ओवर, और ओवर आकर उस गैप को ढक के इन दोनों में रिलेशन को कायम कर दिया, और इसी को कहा जाता है प्रीपोजिशन। मतलब ओवरऑल ये समझें कि किसी नाउन के पहले वर्ड लगा है और दूसरे शब्दों से अपना संबंध दिखा दिया, इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन की पूरी डेफिनेशन आपको चाहिए तो इसका मतलब होता है, जिसे डेफिनेशन है कि अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एक बार इसको नोट कीजिएगा। अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप with other words in a sentence is called preposition। मतलब
किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाए उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एक बार फिर समझते हैं, अगला एग्जांपल देखिए। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। दो अलग अलग चीज़ें डिस्कस की गई है। द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है। द टेबल, टेबल मतलब टेबल एक अलग वस्तु है और बिल्ली बैठी है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। बिल्ली का बैठना और इस टेबल से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक वर्ड आया है अंडर। ये अंडर आकर ये बता रहा है कि बिल्ली बैठी तो है लेकिन इस टेबल के नीचे। मतलब कोई ऐसा शब्द जो नाउन के पहले लगता हो और दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध जोड़ने लगता हो, और इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसी शब्द को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखिए आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली आप समझेंगे कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। वैसे प्रीपोजिशन तो बहुत काफ़ी होता है, इन, ऑन, ऑफ, एट, बिफोर, आफ्टर, अगेंस्ट, अक्रॉस, बहुत काफ़ी होते हैं। लेकिन स्पेशली इसको हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन सिर्फ 6 प्रकार के ही होते हैं, 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए 6 काइंड्स में कौन कौन होते हैं उसको हम थोड़ा सा क्लिक करेंगे। देखिए इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। प्रीपोजिशन के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। प्रीपोजिशन को ऐसे तरीके से पढ़ना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। प्रीपोजिशन 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और डिस्गाइज प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन की संख्या तो बहुत काफ़ी है लेकिन इसके काइंड सिर्फ 6 ही होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। जैसे आपको हिंट दिया गया, इन, ऑन, ऑफ, एट, बाय। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन हम वैसे प्रीपोजिशन को कहते हैं जिसमें कम से कम एक भावेल जरूर आया हो। मतलब ऐसे कोई प्रीपोजिशन जिसको बनाने में कम से कम एक भावेल जरूर आया हो। जैसे इन में एक भावेल है, ऑन, ऑफ, एट, बाई। आपको डाउट हो सकता है कि बाई में भावेल नहीं है, तो हालांकि आपको ये बता दें कि भावेल की संख्या 5 होती है और सेमी भावेल की संख्या 2 होती है, डब्ल्यू और वाई। वाई एक सेमी भावेल है और हालांकि इसके बारे में एक स्पेशल क्लास है जो आपको स्पेशल क्लास में मिलेगा कि वाई भावेल कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात को बताया जा सके कि मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि बिना भावेल का कोई वर्ड नहीं होता। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक भावेल जरूर आवे। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, यानी कि 2 सिंपल मिलकर डबल बनाते हैं। यानी कि इन सिंपल प्रीपोजिशन है, टू सिंपल प्रीपोजिशन है, इन और टू मिलकर बन गया इन टू। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन का 2 यूनिट मिलकर जो प्रीपोजिशन का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। अप सिंपल है, ऑन सिंपल है, दोनों मिलकर बन गया अपॉन, तो हो गया डबल प्रीपोजिशन। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं जिसमें प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो या एडजेक्टिव हो। मतलब जैसे प्रीपोजिशन ऑन है, इसमें नाउन आ गया है क्रॉस, तो ऑन प्लस क्रॉस यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर बन गया एक्रॉस। मतलब ऑन प्लस क्रॉस मिलकर बन गया एक्रॉस। तो जब भी कोई सिंपल प्रीपोजिशन के साथ नाउन मिले और बन जाए प्रीपोजिशन, उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे बाई और साइड, बाई प्रीपोजिशन है, साइड नाउन है, बाई और साइड मिलकर बन गया बिसाइड, इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वैसे प्रीपोजिशन को कहते हैं जिसमें आईएनजी लगा हो। जैसे ड्यूरिंग आईएनजी होता है, इंक्लूडिंग मतलब रिगार्डिंग, एक्सक्लूडिंग बहुत काफ़ी है, बियरिंग। जिस प्रीपोजिशन में आईएनजी का फॉर्म होता है उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला है फ्रेजल प्रीपोजिशन।
जो फ्रेज की तरह हो, मतलब 2-3 शब्दों से मिला हुआ हो। से ड्यू टू मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ, बाय डेंट ऑफ, 2-3 शब्द से मिलेगा वरना है। हालांकि प्रीपोजिशन का ये सारा पहचान है। और एक है लास्ट, डिस्गाइज्ड, इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिएगा, सॉरी यहाँ पर ये जी बाय मिस्टेक, जी का कोई लॉजिक नहीं है जी, ये गलत है, कुछ नहीं हुआ। डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन ब्लैंक्स हैं, मतलब डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में कभी आपको दिखता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब सेंटेंस में कोई दिखता ही प्रीपोजिशन नहीं है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस में कभी आपको दिखता नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। जब टाइम आप बताते हैं, जैसे इट इज़ 10 o'clock, 10 बजा है। अगर समय आप बताते हैं 10 बजा है, 11 बजा है, 5 बजा है, 10 बजा है। इट इज़ 10 o'clock, आपको अच्छी तरह पता है कि समय कैसे बताया जाता है। इस 10 o'clock, इस ओ का सिंबॉलिक आइडियाज़ आपको पता है कि क्या है, लेकिन क्या पता है कि आपको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करने का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ 10 ऑफ क्लॉक। इसमें प्रीपोजिशन कुछ दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, कौन सा, ऑफ। जब भी आप टाइम बताते हैं तो ओ को सिंबॉलिक आइडियाज़ में देकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं हम। इसका मतलब होता है कि आपके सेंटेंस में ऑफ छुपा हुआ है, और जो प्रीपोजिशन छुपा हुआ है उसी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। अच्छा, एक और सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि जिसमें एक भवेल आता है उसको तो सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं हम, तो डिस्गाइज्ड कैसे। तो समझिएगा, अगर सेंटेंस में, इस सेंटेंस में अगर ऑफ अगर दिखता, अगर हम देख पाते, इसे नोटिस कर पाते तो सिंपल होता, लेकिन यही ऑफ छुपा हुआ था। जो छुपा हुआ होता है उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड। अगला एग्जाम्पल समझिए। आई विजिटेड द ताज, और ताज आई मीन टू से ताजमहल के सेंस में। आई विजिटेड द ताज ट्वाइस दिस मंथ, ट्वाइस मतलब 2 बार। आई विजिटेड द ताज, मैं ताजमहल घूमा, ट्वाइस दिस मंथ, इस महीने में 2 बार। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इसमें प्रीपोजिशन कोई आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ 2 times इन दिस मंथ, मतलब 2 बार इस महीने में। जब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि इसमें इन का प्रयोग हुआ है। आई विजिटेड द ताज, मैं ताजमहल घूमने गया, ट्वाइस दिस मंथ, इस महीने में 2 बार। तो मतलब हुआ 2 times इन दिस मंथ, यानी कि 2 बार इस महीने में। इसमें इन छुपा हुआ है, मतलब जब भी आपके सेंटेंस में वंस, ट्वाइस, थ्राइस अगर आता है तो उसमें इन छुपा हुआ होता है। और जो भी प्रीपोजिशन अगर छुपे हुए होते हैं उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। मतलब ओवरऑल आपको बता दें, आपको काइंड्स के बारे में सिंपल तरीके से बताया गया है, और हालांकि इसके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको एक अगले वीडियोस में, जिसमें सारे पार्ट को डिटेल्स में बताने वाले हैं, उसमें बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, अगले वीडियोस को देखिएगा। चलिए देखिए, आगे हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन का यूजेस हम देखते हैं। चलिए प्रीपोजिशन के स्पेसिफिक यूजेस को हम देखते हैं, मतलब स्पेसिफिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। और ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि ऐसा कभी आप पढ़े नहीं होंगे, हालांकि पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और हाँ, खाने पर कम निशाने पर ज़्यादा ध्यान हो आपका, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन एक स्टार्ट किया गया है अगेंस्ट। वैसे बहुत काफ़ी बच्चे को मैंने बता चुका है कि अगेंस्ट से ही मैंने शुरुआत किया था। देखिए, सबसे पहला एक प्रीपोजिशन है अगेंस्ट, और इसके एक एक यूनिट को पहले हम तोड़कर समझेंगे। अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध, यानी के खिलाफ। तो सिर्फ उतना ही नहीं होता है, अगेंस्ट का अलग अलग अर्थ होता है। अगेंस्ट का ही अर्थ होता है के खिलाफ, यानी के विरुद्ध। जैसे वो मेरे खिलाफ बोलता है, वह मेरे विरुद्ध काम करती है। इसी का अर्थ होता है से सटकर, अगेंस्ट का ही अर्थ होता है से सटकर।
सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, सटकर लगी हुई है। इसी अगेंस्ट का अर्थ होता है कि तुलना में। जैसे देखिए, इसको समझते हैं। अगेंस्ट को सबसे पहला यूज हम समझते हैं के खिलाफ। इसी अगेंस्ट का जब अर्थ होता है के खिलाफ यानी के विरुद्ध, तो देखिए, तो सी स्पीक्स अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। वह बोलती है अगेंस्ट द सिस्टम यानी कि सिस्टम के विरुद्ध, यानी कि सिस्टम के खिलाफ बोलती है। इसमें अगेंस्ट का अर्थ क्या है? खिलाफ या विरुद्ध। एक और एग्जांपल है, ही एक्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। वो कभी भी सरकारी पॉलिसी नीतियों के अगेंस्ट में यानी कि विरोध में काम करता है। मतलब पहला दिया है, पहला यूजेस कि अगेंस्ट का अर्थ के खिलाफ या के विरुद्ध के अर्थ में दिया गया है। अब इसी अगेंस्ट का दूसरा यूजेस देखिए, से सटकर, यानी कि द लैडर इज पुट, लैडर मतलब सीढ़ी होता है, द लैडर इज पुट अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटकर। इस अगेंस्ट का अर्थ क्या है? से सटकर। द लैडर इज पुट, सीढ़ी लगी हुई है, अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे अगेंस्ट का अर्थ क्या है? से सटकर। पहले वाले में अगेंस्ट का अर्थ था के खिलाफ या के विरुद्ध, और नॉर्मली हम यही सिर्फ समझते हैं अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। तो समझिए कि अगेंस्ट का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आपको समझ में आया कि अगेंस्ट का यहाँ पर अर्थ से सटकर है। अगर है द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, अगेंस्ट द टेबल यानी कि दीवार टेबल से सटकर। सोचिए कि अगर अगेंस्ट का अर्थ आपको पता है सिर्फ विरोध या खिलाफ, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? कि बच्चा टेबल के खिलाफ रो रहा था? नहीं, मतलब इसी अगेंस्ट का अलग अलग अर्थ होता है। चलिए एक और तीसरा इसका यूजेज होता है। तीसरा अर्थ क्या है इसका? देखिए, तीसरा होता है की तुलना में। तीसरा इसका यूजेज है की तुलना में। जैसे देयर इज मच वैग्रेंसी, वैग्रेंसी मतलब होता है आवारागर्दी। देयर इज मच वैग्रेंसी इन टाउन, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा आवारागर्दी हो चुकी है इस शहर में। दिस ईयर, इस साल, अगेंस्ट लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों की तुलना में। मतलब अगेंस्ट का अर्थ इस सेंटेंस में हुआ है तुलना में, यानी कि इस साल शहर में बहुत ज़्यादा आवारागर्दी बढ़ चुकी है पिछले 5 सालों की तुलना में, अगेंस्ट लास्ट 5 ईयर्स। तो मेरा सवाल आपसे एक और चीज़ है कि अगर अगेंस्ट का अर्थ आपको खिलाफ अगर पता है, विरुद्ध पता है, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर अगेंस्ट का अर्थ आपको विरुद्ध पता है, खिलाफ पता है, तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा? देयर इज मच वैग्रेंसी इन द टाउन, यानी कि टाउन में बहुत ज़्यादा आवारागर्दी हो चुकी है इस साल में पिछले 5 सालों के खिलाफ, यानी कि पिछले 5 साल आवारागर्दी नहीं हुआ, उसी के खिलाफ में इस साल कुछ अधिक हो रहा है। ऑफकोर्स नॉट। मतलब आपको समझना क्या है कि अगेंस्ट का अर्थ सिर्फ विरुद्ध नहीं होता है। अगेंस्ट का वर्ड को सुनते ही हम अचानक यही समझते हैं कि अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, तो सिर्फ नहीं, इसका अलग अलग अर्थ है कि खिलाफ, से सटकर, की तुलना में। मतलब अगेंस्ट का अर्थ 3 होता है और सेंटेंस में यूज होगा उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ अलग अलग निकलता रहता है। तो मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे कोई भी पूछे प्रीपोजिशन अगेंस्ट का अर्थ क्या होता है, तो आप कुछ बता नहीं सकते। आप ये बताइए कि सेंटेंस में यूज होने के अकॉर्डिंग इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। और वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मन में रखने की आवश्यकता है, आपके पास में बहुत ज़रूरी है इसको रखना, कि प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ होता ही नहीं है। मैं 1 सेकेंड मैं रिपीट कर दूं आपसे कि प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ नहीं होता है। उस सेंटेंस को, मतलब उस शब्द का, प्रीपोजिशन का सेंटेंस में यूज होने के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। आप ये नहीं कह सकते और मतलब पर होता है, आप ये नहीं कह सकते इन मतलब में होता है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं डिस्कशन करूं, तो इन का मतलब में होता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। अगर मैं बोलूं ही केम इन टाइम, तो वह समय पर आया,
इन मतलब यहाँ पर हुआ। कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ नहीं होता है, सेंटेंस में यूज होने के अकॉर्डिंग उसका अर्थ अलग अलग होता है। वैसे नॉर्मल एक सेंटेंस का मतलब नॉर्मल एक अर्थ दे दिया गया है प्रीपोजिशन को। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा हम प्रीपोजिशन को देख रहे हैं। देखिए अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है, तीन अर्थ है इसका, उस पार, इस ओर से उस ओर और दोनों तरफ। सबसे पहला यूजेज है उस पार यानी कि उस ओर। सी लिव्स अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब हुआ वह रहती है अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार यानी कि उस ओर, नदी के उस पार रहती है, उस तरफ रहती है। देयर इज़ अ चर्च, एक चर्च है अक्रॉस द पार्क, पार्क के उस पार यानी कि उस पार के अर्थ में। अगला इसका यूजेज होता है इस ओर से उस ओर, होता है ना ओवरब्रिज, इधर उधर इस पार से उस पार है। देयर इज़ अ ब्रिज, एक पुल है अक्रॉस द रिवर, नदी के इस तरफ से उस तरफ, माने इस ओर से उस ओर। जब नदी होता है तो पुल अगर होगा तो इस तरफ से उस तरफ होगा। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, माने रेलवे ट्रैक्स के इस तरफ से उस तरफ एक ओवरब्रिज है, पुल है। अगला दिया है इसका अर्थ मतलब यूजेज इसका है दोनों तरफ। इस अक्रॉस का अर्थ होता है दोनों तरफ। हम चादर ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो अपने कंधे के दोनों तरफ फेंक लेते हैं, तो उसके लिए होता है अक्रॉस। जैसे डिटेक्टिव, द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मतलब जासूस होता है। द डिटेक्टिव थ्रू ब्लैंकेट, जासूस ने ब्लैंकेट को फेंक दिया अक्रॉस सोल्जर्स, कंधे के दोनों तरफ, कंधे के दोनों तरफ। ये मत कहिएगा कि कंधे के माने उस पार, कंधे के उस पार नहीं फेंका, कंधे के दोनों तरफ फेंका। देखिए इसके प्रीपोजिशन के स्पेसिफिक यूजेस में कुछ और प्रीपोजिशन जो आगे आपको मिलने वाले हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। उम्मीद है आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर समझ में अच्छे से आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। उस पर एक अलग वीडियोस आपको ज़रूर मिलेगा, आपका अगला क्लास मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।